Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 6, Understanding 1 paper. There are total 23 questions in this paper, comprising 6 MCQs, 4 long and 13 short questions. So multiple choice questions करने के लिए टेक्निक ये है कि आप पहले जो दो ऑप्शंस हैं, जो ऐसे ऑप्शंस आपको लगते हैं जो बिल्कुल उस MCQ से मैच नहीं करते, रिलेट नहीं करते, सबसे पहले आप उन दोनों ऑप्शंस को निकाल दें, स्किप कर दें। फिर आप बाकी दोनों ऑप्शंस जो रह जाएंगे उनमें से एक को सिलेक्ट कर लें। ये आपके लिए इजी हो जाएगा MCQs को सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। अब इसमें देखें उसने मैक्सिमम सोल्यूट की बात की। अगर आप डी ऑप्शन देखें एक्वा सोल्यूशन, तो ये तो नाम से पता चल रहा है एक्वा मीन्स वाटर। ये तो ऐसा सोल्यूशन है इसमें वाटर ज़्यादा है, सोल्यूट नहीं है इतना, इसलिए आप स्किप करें। देन आप बी ऑप्शन देखें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें भी बेटा सोल्यूट आपको पता है कि कम होता है, इसलिए ये भी आप स्किप करें। बी और डी ऑप्शन आप वैसे ही सबसे पहले स्किप कर देंगे क्योंकि ये रिलेट नहीं करती हैं। देन आप ए और सी ऑप्शन में से एक को देखेंगे, चूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे ए और सी में से ये उसने कहा एट अ गिवन टेम्परेचर। जब आप डेफिनेशन में भी देखते हैं, आपकी बुक की जो स्टेटमेंट है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बुक की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने बुक की वर्डिंग को फॉलो, तो बुक पे जब आपके ये लिखा हुआ है तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट है, कंसंट्रेशन इज मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डैश टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो इसमें कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो हमेशा नीचे तो सोल्यूशन आता है, ऊपर क्या चीज़ आती है वो कहता है, जब हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं ऊपर क्या चीज़ आती है, तो वो आपसे पूछा गया। अब आप इसमें देखें तो ब्राइन और सॉल्ट, ये तो इसमें बिल्कुल रिलेट नहीं करते क्योंकि उसने एक फार्मूला पूछा है। फार्मूले में एग्जांपल्स तो नहीं आ सकती हैं, तो एग्जांपल हुई, ठीक है। फार्मूले में तो आपके पास कोई टर्म आएगी, जैसे सोल्यूशन एक टर्म है वैसी कोई टर्म होनी चाहिए, इसलिए सी और डी इनकरेक्ट हो गए। ए और बी ऑप्शंस हैं, इसमें से आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमेशा ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट आती है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं आता है। नेक्स्ट है, कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड नहीं करती, तो हम देखते हैं बेटा फर्स्ट ऑप्शन टोटल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है बेटा उस पर डिपेंड करती है, तो ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन मोलैरिटी जो है वो भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। उसके आपने फार्मूले में देखा होगा कि उसके फार्मूले के नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल वॉल्यूम। तो यानी कि कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो अभी आप ऊपर भी पढ़ के आए हैं, उस पर डिपेंड करती है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है सोल्यूट, तो सोल्यूट का भी अभी आपने इस MCQs में ही पढ़ा था, सोल्यूट पे भी डिपेंड करती है, यानी तीनों पे ही कंसंट्रेशन तो डिपेंड करती है। इसलिए इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि उसने पूछा है डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इसलिए तीनों ही ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंपलेस्ट वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज। ओके, सो इसमें आपके पास बुक की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवेपोरेशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल। इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं है, तो इसमें बेटा नॉर्मल सोल्यूशन तो हमेशा स्टेबल ही होता है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरह से बी और ए भी नहीं आ सकते बिकॉज ये दोनों भी स्टेबल ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, सी, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तब बनता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेचर बढ़ा के हम कुछ सोल्यूट मज़ीद डिज़ोल्व करते हैं, तो अगर बेटा हम टेम्परेचर उसका दोबारा गिरा देंगे तो जो सोल्यूट हमने डिज़ोल्व किया था वो अगेन अनडिज़ोल्व हो जाएगा। इसीलिए ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या हुआ, टेम्परेचर कम करने से उस पर क्या असर हुआ। तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन इज़ द आंसर ऑफ दिस MCQs कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो हमेशा
जब टेम्परेचर हम अगेन उसका कम करते हैं तो वो सोल्यूट अनडिज़ोल्व रह जाता है, इसलिए फिर वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव्स आउट हीट ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट्स लिखे गए हैं और इसमें से जो NaCl है वो उसका तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ना हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है, इसलिए NaCl को आप इसमें से वैसे ही स्किप कर देंगे। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें से ए जो C और D हैं, इनमें तो जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं यानी इनको हीट रिक्वायर होती है फॉर डिज़ोल्विंग, सो ओनली बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सीजियम सल्फेट ऐसा सॉल्ट है कि जिसमें से जिसको जब वाटर में हल करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज़ अ कोलाइड। तो जो भी कोलाइड की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप यहाँ पे लिख के उसे बता सकते हैं कि दैट्स वाई मिल्क इज़ अ कोलाइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मिल्क इज़ अ कोलाइड बिकॉज इट लुक्स होमोजीनियस बट इट्स एक्चुअली हेट्रोजीनियस एंड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पार्टिकल्स ऑफ मिल्क आर लार्ज। इसके अलावा आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर बिग बट दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि मिल्क इज स्टेबल। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ी देर बाद उसकी बाकी सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएं और सिर्फ उसका पानी पानी ऊपर रह जाए, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मिल्क इज़ अ कोलाइड, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर एज कंपाउंड और सोल्यूशन। तो वाटर और साल्ट सोल्यूशन में से वाटर कंपाउंड है और साल्ट सोल्यूशन है। विनेगर एंड बेंजीन में से बेंजीन कंपाउंड है जबकि विनेगर सोल्यूशन है, क्योंकि विनेगर एसिटिक एसिड को कहते हैं, लेकिन जब एसिटिक एसिड को वाटर में डाल के बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है तो उसे विनेगर कहते हैं, इसीलिए विनेगर एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एसीटोन। तो एसीटोन जो है वो कंपाउंड है जबकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सोल्यूशन है, क्योंकि वो मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्लेवर्स का, वाटर का एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है डेड सी इज सो रिच विद सॉल्ट दैट इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन टेम्परेचर लोअर्स इन द विंटर। कैन यू कमेंट व्हाई इट इज़ नेम्ड एज डेड सी। ठीक है, डेड सी को वो कहते हैं डेड सी क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, समुंदर के अंदर सॉल्ट तो होता ही है लेकिन इसमें ओशन के निस्बत 9 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट होता है। इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि उसमें कोई भी एनिमल्स फ्लरिश नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग लाइफ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डेड सी। ओके, सो यू विल राइट देयर इज़ 9, नहीं आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द डेड सी इज़ 9.5 टाइम्स the salt of ocean. That's why animal lives cannot flourish in Dead Sea, in this sea. That's why it's also called Dead Sea. Next, why is a formula of solute necessary for calculation of molarity of solution? Okay, solute का formula पता होना बहुत ज़रूरी है because आप molarity का यहाँ पर formula लिख कर बताएंगे कि because molar mass is needed for calculation of molarity. That's why formula of solute is required. Next, why is iodine soluble in CCl4 and not in water? So you will write because water is a polar solvent while CCl4 is a non-polar solvent and iodine is also non-polar. So according to like dissolve like, iodine will dissolve in CCl4 and not in water. ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक क्या कहती है कि एक जैसी चीज़ अपने ही जैसे चीज़ में हल होगी। तो आयोडीन अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही हल होगा, पोलर में हल नहीं होगा, इसलिए वो वाटर में हल नहीं होता बल्कि CCl4 में हल होता है। नेक्स्ट, वायर कोलाइड क्वाइट स्टेबल। ठीक है, कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल क्यों होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से कि ये वाला पॉइंट पूरा ही आप लिखते हैं कि कोलाइड जो है वो लगता है होमोजीनियस बट एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस ही होता है। जैसे मिल्क है वो आपको बिल्कुल ऊपर देखने में तो ऐसे लगता है कि पूरा एक ही है, लिक्विड है, हालांकि वो लिक्विड नहीं, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है। Hence they are not true solution and particle do not settle down for a long time, therefore colloids are quite stable. यानी काफ़ी देर तक उसके पार्टिकल जो हैं वो मिक्स अप ही रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठ जाते।
कि दैट्स वाई हम कहते हैं कि दे आर स्टेबल। नेक्स्ट है वाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाती है, तो इसमें अभी आप ये वाला ही पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज ये भी लिखेंगे साथ में, फर्स्ट सेकंड दोनों पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है सस्पेंशन के अंदर, लार्जर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। दैट्स वाई पार्टिकल्स हल नहीं होते हैं, अनडिजॉल्व ही रहते हैं, और इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज़ राइट एंड नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की यही प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं बेशक, ठीक है, फर्स्ट 2 लिख दें, दैट आर इनफ, ठीक है। एक तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, और जैसे कि डायमीटर भी उसने बताया हुआ 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा पार्टिकल यूनिफॉर्मली पूरे डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो एक जैसा लगता है, वो अलग अलग सोल्यूट सॉल्वेंट नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है, दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट व्हाट इज़ एन एक्वा सोल्यूशन, गिव एग्जांपल। तो एक्वा मीन्स वाटर, यहाँ पर लिखा गया द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, वो सोल्यूशन जो कि वाटर में हल करने से, किसी चीज़ को वाटर में हल करने से बनता है उसे एक्वस कहेंगे, क्योंकि एक्वा का मीन्स है वाटर। और एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर। नेक्स्ट है डिफाइन सोल्यूट, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज कॉल्ड सोल्यूट। अ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। For example, salt solution is made by dissolving salt in water. So in salt solution, salt is solute and water is solvent. यहाँ तक इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन जो है उसको बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, उनमें से जो चीज़ कम अमाउंट में चाहिए होती है वो होती है सोल्यूट। जैसे नमक को पानी में हल करते हैं, यूजुअली हम नमक कम डालते हैं, वाटर ज़्यादा डालते हैं, तो नमक को कहेंगे सोल्यूट। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इनके डिफरेंसेस लिखेंगे, सोल्यूट की डेफिनेशन आ जाएगी, सॉल्वेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, कि जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। फिर आप एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सोल्यूट। और इस तरफ आप लिखेंगे द सब्सटेंस विच ऑलवेज डिज़ोल्व सोल्यूट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि जो किसी और चीज़ को अपने अंदर हल करता है वो सॉल्वेंट होता है, और सोल्यूट वो होता है जो खुद किसी चीज़ के अंदर हल हो जाए। और फिर आप एग्जांपल्स लिख देंगे कि सॉल्ट सोल्यूशन की ही जिस तरह से भी हमने पढ़ा है कि सॉल्ट सोल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा, तो ये डिफरेंस आप लाइन लगा के लिखेंगे, एक तरफ सोल्यूट एक तरफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसको मैं ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आयोडीन CCl4 वाले में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आप जस्ट इसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक के पोलर ionic and polar substances are soluble in polar solvent like NaCl dissolve in water, and non-polar substance होगा तो वो polar में हल नहीं होगा, not soluble in polar, like ether benzene वगैरह हैं, they will not be soluble in water because they are non-polar। and third point क्या होगा कि non-polar substances are dissolved in non-polar solvents, ठीक है, जैसे कि CCl4 है, ether है, ऐसे कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल हों। नेक्स्ट है वाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, जब KNO3 को वाटर में हल करते हैं टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। उसकी क्या वजह है, बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, KNO3 एब्जॉर्ब्स हीट्स ऑफ द सराउंडिंग, दैट्स वाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। तो यहाँ पे आपके पास ये रीज़न सारी लिखी हुई है। हेयर ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट हीट इज़ एब्जॉर्ब, such dissolving process is called endothermic and solubility usually increases with increase in temperature for such solutes, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे सोल्यूट्स को हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, इतनी ज़्यादा हीट देंगे, वो उतना ही ज़्यादा हल होंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, वाटर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, हाउ कैन बी प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आएगी द सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नॉन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा जिसमें सोल्यूट की अमाउंट हो, ज़्यादा कंसनट्रेशन हो, वो होता है सुपर सैचुरेटेड।
इसकी एग्जांपल यहाँ से आ जाएगी, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 20 डिग्री सी हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। एंड अगर सोल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट हो, 20.9 से भी ज़्यादा हो एट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर 20 डिग्री सी, देन इट वुड बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाएंगी और इसकी प्रेपरेशन। प्रॉपर्टीज़ इसकी यही है सबसे पहली कि दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर जब इनका बढ़ता है तो दोबारा से वो सोल्यूट जो कि हमने ज़्यादा हीट करने से डिज़ोल्व किया था, वो सोल्यूट दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, तो वो हल नहीं रहता, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स इट्स नॉट स्टेबल सोल्यूशन। ओके, देन आप इसकी प्रेपरेशन में ये भी लिखेंगे और इसके नीचे ये भी लिखेंगे। ठीक है, प्रेपरेशन क्या है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया फिर आप उसको हीट करेंगे बहुत ज़्यादा। जब आप हीट करेंगे तो उसमें मज़ीद सोल्यूट हल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि उसमें उससे ज़्यादा सोल्यूट हल नहीं होगा। दैट मीन्स कि अब वो इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुका है कि उसमें मज़ीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता। द नाउ इट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि इसीलिए अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर पे वो बन जाएगा। उसके बाद जब आप उसे कूल करेंगे तो फिर जो सोल्यूट आपने बाद में डिज़ोल्व किया था हीट करके, वो सारा सोल्यूट दोबारा से क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, यानी उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आपके पास पीछे सैचुरेटेड सोल्यूशन ही बच जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन विद एग्जांपल। तो पहले आप सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आप आगे करें। ठीक है, सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब इनकी टाइप्स आ जाएंगी, ये वाला पूरा टेबल आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट लिखा हुआ है जो स्मॉल अमाउंट में और सॉल्वेंट लिखा हुआ है जो ज़्यादा अमाउंट में, और देन एग्जांपल है। जैसे अगर गैस स्मॉल अमाउंट में और गैस ही लार्ज अमाउंट में हो तो गैस इन गैस सोल्यूशन बनेगा। एग्जांपल है एयर। एयर के अंदर कुछ गैसेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करती हैं, और कुछ गैसेस लाइक आर्गोन है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में है तो वो सोल्यूट की तरह एक्ट करती हैं। नेक्स्ट है वेदर बैलून्स, जिनके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, तो एक गैस ज़्यादा अमाउंट में होती है और एक कम अमाउंट में। इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए कुछ सिलेंडर्स फिल किए जाते हैं, उनमें दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए डीप सी में बाज़ जो साइंटिस्ट जाते हैं तो वो अपने साथ इस तरह का एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें गैसेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे डीप सी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, सांस लेने के लिए सिलेंडर की ज़रूरत होती है। तो उन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में डाली जाती है, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में डाली जाती है और ऑक्सीजन कम अमाउंट में डाली जाती है। इसलिए नाइट्रोजन एज अ सॉल्वेंट, ऑक्सीजन एज अ सोल्यूट एक्ट करती है, तो ये भी एक सोल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, जिसमें लिक्विड बहुत ज़्यादा हो और गैस बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में हो। लाइक ऑक्सीजन इन वाटर है, कोई भी गैस इन वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, जब इन गैसेस को प्रिपेयर किया जाता है तो इन्हें लैब में जब प्रिपेयर किया जाता है तो इन्हें वाटर में ही इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर ही इन्हें प्रिपेयर होते देखा जाता है बबल्स की फॉर्म में। तो उसमें वाटर ज़्यादा होता है, पूरा जार वाटर का होता है और उसमें बबल्स ऑफ दीज गैसेस होते हैं, तो दीज गैस एज अ सोल्यूट एक्ट करती हैं और वाटर एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। सॉलिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और गैस स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैस है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होती है और पैलाडियम एक सॉलिड है, उसके ऊपर एड्जॉर्ब का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना, जज्ब होना। ठीक है, पूरे सॉलिड के अंदर तक जज्ब ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर जज्ब हो, दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन पैलाडियम पे एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। इसके अलावा अगर जो सोल्यूट है वो लिक्विड हो जबकि सॉल्वेंट गैस हो, यानी गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड स्मॉल अमाउंट में हो, तो फिर क्या एग्जांपल आएगी? फिर आएगी मिस्ट, फोग। ठीक है, मिस्ट और फोग धुंध को कहते हैं। इन दोनों चीज़ों में क्या होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं जब धुंध पड़ती है ज़्यादा तो गैस ही होती है, लेकिन थोड़ी सी वो गीली होती है। ओस भी जो रात को पड़ती है, थोड़े थोड़े वाटर की मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए लिक्विड उनमें स्मॉल अमाउंट में होता है जबकि गैस ज़्यादा अमाउंट होती है। इसके अलावा लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स, हवा के अंदर
कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे एसिड्स भी होते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो वो लिक्विड सोल्यूट की तरह एक्ट करते हैं, जबकि पूरी हवा जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करती है। इसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड यानी कि दोनों ही चीज़ें लिक्विड हों। उसकी एग्जांपल है जैसे अल्कोहल को वाटर में हल कर दें, दोनों ही लिक्विड हैं। इसी तरह बेंजीन को टोलुईन में हल कर दें, दोनों ही लिक्विड हैं, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला आपको पता है C6H6। अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे CH3 लगा दिया जाए तो वो टोलुईन बन जाएगा। टोलुईन का ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट है जी लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड अगर सॉल्वेंट हो यानी सॉलिड ज़्यादा हो, जबकि लिक्विड उसमें बहुत थोड़ा सा हो। तो एग्जांपल है बटर की। बटर मक्खन जो है वो आपको सॉलिड लगता है, लेकिन आपको पता है उसके अंदर कुछ लिक्विड के भी ड्रॉप्स होते हैं, दैट्स वाई ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह चीज़ भी सिमिलरली। इसके अलावा है जी सॉलिड इनटू गैस। गैस यानी ज़्यादा अमाउंट में हो, सॉलिड उसमें थोड़ा सा हो। इसकी एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। हवा क्या है, गैस ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन अगर उसमें जो डस्ट है या स्मोक है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, दैट्स वाई वो इसकी एग्जांपल है। देन है सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड बहुत ज़्यादा हो, लाइक वाटर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें शुगर थोड़ी सी डालते हैं तो शुगर इन वाटर, इसकी एग्जांपल आ जाएगी। फिर सॉलिड इन सॉलिड यानी दोनों चीज़ें सॉलिड हों, तो उसकी एग्जांपल है मेटल अलॉयज़। अलॉय का मतलब है अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, तो उसमें दोनों ही मेटल होती हैं यानी दोनों ही सॉलिड होती हैं, तो वो इसकी एग्जांपल में आएगा। लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ओपल्स जो रिंग्स के अंदर पहनते हैं, चेन्स के अंदर पत्थर पहनते हैं, मुझे पत्थर नहीं होते, लकी स्टोन्स भी जिन्हें कहते हैं, वो होते हैं ओपल, ठीक है, तो वो भी दो सॉलिड्स का ही मिक्सचर होता है। नेक्स्ट इज हाउ डाइल्यूट सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड वन, एक्सप्लेन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इन डिटेल। ओके, तो इसमें आपके पास आ जाएगी सारी एक्सप्लेनेशन। हेयर इज़ अ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर सोल्यूशन एक पहले से ही बना हुआ है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, यानी जिसकी मोलैरिटी भी आपको पता है, मोलर सोल्यूशन है, उसको आप डाइल्यूट बनाना चाहें, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं उसके लिए नीचे बताया गया है एग्जांपल के साथ कि हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट है, इसका फार्मूला है KMnO4, ठीक है, उसका सोल्यूशन बना हुआ है 0.1 मोलर और आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, कितना, 0.01 मोल, ठीक है ना। आपको इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जब वैल्यू कम है उसका मतलब है कि ज़्यादा डाइल्यूट है, इसके अंदर वाटर ज़्यादा, सोल्यूट कम है, ठीक है। जब वैल्यू मोलैरिटी की ज़्यादा होती है उसका मतलब होता है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, यानी यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा है, हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट कम और उसके निस्बत वाटर को ज़्यादा करना चाहते हैं, इसलिए हम सोल्यूशन की मोलैरिटी को 0.01 मोलर करना चाहते हैं और 100 सेंटीमीटर क्यूब उसका बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उसने 0.1 मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने का भी तरीका बता दिया, हालांकि वो प्रिपेयर ही है, तो फिर भी उसने एक रिवाइज़ करने के लिए बता दिया जो पीछे मोलैरिटी वाले टॉपिक में हो चुका है, ठीक है। किस तरह करते हैं, 0.1 मोलर बनाने के लिए 15.8 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और उसको 1 dm क्यूब सोल्यूशन में डालते हैं। चलें इसको, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है 0.1 मोलर सोल्यूशन। अब खैर इस सोल्यूशन से आपने 0.01 मोलर बनाना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है M1V1 = M2V2। ये एक सोल्यूशन है कंसनट्रेटेड वाला और ये है डाइल्यूट वाला की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड वाले की वैल्यू क्या है, ये 0.1 मोलर, यानी कि मोलैरिटी दी हुई है, M1 दिया हुआ है, V1 नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब डाइल्यूट को देखें, जो हम बनाना चाहते हैं वो ये है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी दी हुई है यानी M2 दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी सिर्फ V1 हमें इन चारों वैल्यूज़ में नहीं दिया, वो V1 है, V1 को कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है। V1 को कैलकुलेट करने के लिए M1 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू से पुट कर दी तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू आ गई V1 की, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन पहले से बनाया गया है, जो हम कह रहे थे 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इस मोलैरिटी के सोल्यूशन का 10 सेंटीमीटर क्यूब हमें निकालना पड़ेगा पाइपेट की मदद से, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हमें एक और सोल्यूशन के अंदर, एक और फ्लास्क के अंदर डालना होगा, ठीक है। ये फ्लास्क जैसे यहाँ पर बनी हुई है राउंड बॉटम फ्लास्क, ये फ्लास्क होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब की, क्योंकि हमें जो नया सोल्यूशन चाहिए वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए,
तो हम ऐसी फ्लास्क लेंगे जिसके ऊपर साइंस बने और 100 सेंटीमीटर क्यूब का निशान पे एक लाइन बनी होगी, इस तरह की एक लाइन बनी होगी, ठीक है। तो उसमें हम ये पहले सोल्यूशन का 10 सेंटीमीटर क्यूब पाइपेट की मदद से जो निकाला होगा वो इस फ्लास्क में डाल देंगे। फिर ऊपर से वाटर डालेंगे और इतना वाटर डालेंगे कि वो इस मार्क तक आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो ये सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, यहाँ तक आपका। नेक्स्ट है डिफाइन मोलर सोल्यूशन, डिस्क्राइब प्रेपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे मोलर सोल्यूशन की प्रेपरेशन दी हुई है। तो इससे पहले आप मोलैरिटी की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और एग्जाम्पल तो यहाँ पे आ जाएगी डिटेल से, ठीक है। और 1 मोलर सोल्यूशन की प्रेपरेशन, ठीक है। तो 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए अगर आप फार्मूले को नोटिस करें तो फार्मूले का में 1, अगर इसका आंसर 1 लाना चाहते हैं तो उसका मतलब है यहाँ पे जो हर चीज़ है वो 1 के इक्वल हो जाए, फिर इसका आंसर 1 आ सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 कर दें, 1 dm क्यूब। मोलर मैस को आप 1 नहीं कर सकती क्योंकि मोलर मैस सोल्यूट का जो होगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोल्यूट है हमारे पास, इन्होंने लिया हुआ है NaOH का मोलर मैस है 40 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ही आएगा, वो 40 चेंज नहीं हो सकता, इधर भी 40। तो हमें तो ये आंसर 1 में चाहिए। इसका मतलब है कि 40 के ऊपर अगर कोई चीज़ 40 ग्राम आ जाए तो वो कैंसिल होके 1 आ सकता है, इसलिए आप ऊपर भी 40 ग्राम ले लें। मैस ऑफ सोल्यूट को भी 40 ही ग्राम ले लें, यानी कि NaOH का मोलर मैस तो है ही 40, लेकिन जो आपने सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करनी है उसकी अमाउंट वो भी 40 ग्राम लेंगे, तो 40 ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये तो ऑलरेडी हमने 1 dm क्यूब लिया था, तो ये सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लिहाजा 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 40 ग्राम ऑफ NaOH चाहिए होगा, और हम उसको वाटर के अंदर हल करेंगे और इतना वाटर डालेंगे कि पूरा जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाए 1, जो हमने यहाँ पे भी 1 पुट करके इसको किया था। 1 dm क्यूब सोल्यूशन हो जाए पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल में बताया 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH को प्रिपेयर करने के लिए 40 ग्राम ही NaOH का लेना पड़ेगा और उसको इतने पानी में डालना पड़ेगा कि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 dm क्यूब हो जाए। और कहता है कि जितनी सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी ही मोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर 1 मोलर की बजाय 2 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है। थैंक यू।